हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल एग्जामिनेशन मेडिसिन के फॉर्मेट में, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब वाइवा जब देने जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझे। ऐसे भी आप जब हिस्ट्री टेकिंग करेंगे तो जनरल एग्जामिनेशन तो आपको आना ही चाहिए, तो उस हिसाब से तो जनरल एग्जामिनेशन में जो है मेनली जो है हमें क्या देखने को मिलता है, तो मेनली हमें जो है पिकल पढ़ते हैं हम लोग, पिकल, ठीक है। पिकल पढ़ते हैं ना, उसमें जिससे कि पेलर, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडेनोपैथी एंड एडिमा वगैरह जो है पढ़ते हैं। उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा ना, तो जब जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो आएगा, जब आएगा ना हमारे पास, तो सबसे पहले जब जैसे ही आ रहा है हमारे पास ओपीडी में, तो हम उसके कॉन्शियसनेस लेवल को देखेंगे, उसके वाइटल्स को नापेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। वाइटल्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है कि रेस्पिरेटरी रेट नापना है, उसके बाद आपका टेम्परेचर नापना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर नापना है, ये सब है। तो ये सब और तीन चार चीज़ और है कि जैसे आपको फिजिकल हैबिटस देखना है, जैसे कि किस तरह पोजीशन, किस पोजीशन में जो है बेड पे वो सोता है, लाइंग पोजीशन क्या है, वो सुपाइन सोता है कि सुपाइन पोजीशन में सोता है कि प्रोन, मतलब प्रोनेशन के पोजीशन में सोता है, वो पूरा बॉडी को स्ट्रेच करके सोता है या फिर कैसे सोता है, सब को हम लोग को बारीकी से हम लोग को देखना है, ठीक है। फिर उसके फेस को देख के अभी हम लोग बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि फेस है तो उसमें क्या कोई डिफॉर्मिटी है या फिर कुछ हमें कुछ उसके अपीयरेंस से हमें कुछ लग रहा है कि हाँ इसको यही चीज़ होगा, बहुत कुछ हम लोग उससे। जैसे स्किन देखें, स्किन देखेंगे, स्किन पे कुछ तो नहीं है, पेप्यूल्स मैक्यूल्स वगैरह तो नहीं है, तो वो हो सकता है, ठीक है। फिर फेस देखेंगे, उसके बाद हेयर देखेंगे, जो हमें नॉर्मली हम लोग जो देख सकते हैं ना, वो इन सब चीज़ों को हमको देखना है। उसके बाद जो है हेड एंड नेक एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग को हेड एंड नेक एग्जामिनेशन करेंगे। हेड एंड नेक एग्जामिनेशन करने से हमें जेबीपी मेजर करेंगे और कैरोटिड आर्टरी को मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हैंड है, हैंड और अदर एक्सट्रीमिटीज़ को देखेंगे। हेड टू टो हम लोग को, मतलब जब आएगा हमारे पास पेशेंट तो हमें देखना है। फिर एंथ्रोपोमेट्री करेंगे। एंथ्रोपोमेट्री जो है मेनली जो है पीडिया में देखा जाता है। एक एक चीज़ को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पैलर का यदि हम बात करें तो पैलर जो है, पैलर का क्या सिग्निफिकेंस है। मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि पैलर जो है वो एनीमिया का कंडीशन में ही सिर्फ होता है, मगर ऐसा नहीं है। अब पहली बात कि पैलर जो है कहाँ देखते हैं, तो पैलर जो हम लोग लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में देखते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन साइट है। और यदि हम पैलर की बात करें तो वो हम, यदि हम बात करें कि लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में नहीं देखना, तो उसके अलावा कहाँ देखेंगे, तो माउथ में देखेंगे, ठीक है। माउथ में कहाँ पे, द टिप एंड डोर्सम ऑफ द टंग में देखेंगे, ठीक है। जो हमारा टंग है उसके डोर्सम पे देखेंगे। फिर उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पैलेट पे देखेंगे। पैलेट जो है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम तीसरा बात करें कि उसके अलावा फिर कहाँ देखेंगे, तो हैंड में कहाँ देखेंगे, नेलवेड देखेंगे और पामर क्रीज पे देखेंगे हम लोग पैलर। और जनरल यदि बात की जाए तो पाम पे देखेंगे, सोल पे देखेंगे और जनरल स्किन सरफेस पे देखेंगे। पैलर जो विदाउट एनीमिया यदि बात किया जाए कि पैलर, मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि पैलर प्रेजेंट है इसका मतलब एनीमिया है, ऐसा नहीं है। पैलर जो है प्रेजेंट हो सकता है विदाउट एनीमिया भी। तो उसके जो कुछ केस हैं कि किस किस केस में हो सकते हैं, तो वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है शॉक। या फिर लोअर कार्डियक आउटपुट, लोअर कार्डियक आउटपुट कब होगा, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के केस में होगा, या फिर टाइट वेल्वुलर स्टेनोसिस के केस में होगा, या एरोटिक स्टेनोसिस या मिट्रल होगा, मतलब स्टेनोसिस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिक्सीडीमा के केस में देखेंगे, या फिर इडमेटस साइट, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम यदि किसी को होता है तो भी हमें पैलेट देखने को मिलेगा, पैलेट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और यदि डायग्नोस्टिक की बात करेंगे कि डायग्नोस्ट कैसे करेंगे, तो यदि पर्ली वाइट अपीयरेंस है स्क्लेरा का, तो ये बताता है कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के
का पेशेंट है। और यदि वैक्सीपैलर है तो हमें ये बताता है कि वो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम का पेशेंट है। यदि कैफ ऑलिट यदि पैलर है तो हमें ये बताता है कि ये सब एक बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में पैलर का के बारे में जानने का, या फिर पैलर यदि हम लोग ये सब पॉइंट यदि जानेंगे तो हम लोग को थोड़ा ईजी रहेगा डायग्नोस करने में चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद यदि बात किया जाए कि लेमन टिंज अपीयरेंस जो है वो हेमोलाइटिक जॉन्डिस के केस में देखा जाता है, ठीक। उसके बाद यदि इक्टेरस की बात करें तो इक्टेरस जो होता है मोस्टली हम लोग कहते हैं इक्टेरस कहाँ पे देखते हैं, तो अपर बल्बर कंजक्टिवा में देखते हैं, ठीक है। अपर बल्बर कंजक्टिवा में देखते हैं। और इक्टेरस में मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि जॉन्डिस को पता करते हैं, ठीक है। और जॉन्डिस देखिए इसमें क्या होता है कि इक्टेरस जो होता है जिससे बिलीरुबिन जो होता है ना, बिलीरुबिन का लेवल नॉर्मली क्या होता है वो इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा कि वो उसका लेवल जो है 0.3 से 1 मिलीग्राम पर DL होता है। हमारे यदि यही 2 से 3 मिलीग्राम पर DL यदि बढ़ जाए तो वो जॉन्डिस का केस हो जाता है, उसमें इक्टेरस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। और ये हम देखेंगे अपर बल्बर कंजक्टिवा में देखेंगे। अपर बल्बर कंजक्टिवा कहाँ होगा, स्क्लेरा में, ठीक है। और यहीं पे क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो वहाँ पे जो इलास्टिन होता है ना, इलास्टिन प्रोटीन जो होता है जो रेटिना में होता है वो बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है किसके प्रति, तो वो रखता है आपका बिलीरुबिन के प्रति, इसलिए बिलीरुबिन का डिपोजिशन यहाँ पे हो जाता है। और उसके अलावा यदि हम बात करें तो कहाँ देख सकते हैं, तो अंडर सरफेस ऑफ द टंग पे देख सकते हैं यदि हम, और अंडर सरफेस ऑफ द टंग और सॉफ्ट पैलेट पाम एंड सोल पे देख सकते हैं। और ये जो है मोस्टली कब किन केसों में देखा जा सकता है, तो ये एडवांस यदि हो जाए इक्टेरस बहुत दिन से है प्रेजेंट तब हमें देखने को मिलेगा। और यदि अर्ली डिटेक्ट करना तो अंडर सरफेस ऑफ द टंग को देखेंगे, वहाँ पे आया रहेगा, इक्टेरस प्रेजेंट रहेगा। यदि हम बात किया जाए कि जॉन्डिस जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हिमोलाइटिक जिसको बोलते हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस, एक होता है हेपेटोसेलुलर जिसको बोलते हैं हेपेटिक जॉन्डिस जिसमें क्या होता है कि हेपेटिक सेल जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसको बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। और यदि हम बात किया जाए कि हिमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या होगा, तो स्प्लीनोमेगेली होगा, हम देखेंगे। उसमें क्या और क्या होगा कि एक क्लोरिक यूरिन मतलब नॉर्मल कलर का यूरिन होगा मगर हाई कलर्ड स्टूल होगा प्रेजेंट। तो हम इस तरह डायग्नोस कर सकते हैं। इन तीनों में यदि डिफ्रेंशिएट करना रहे कि कैसे आप कहें कि ये हिमोलाइटिक ही है, प्री हिपेटिक ही है, हिपेटिक नहीं है या पोस्ट हिपेटिक नहीं है, तो हम लोग को ये बोलना पड़ेगा कि इसमें देखिए सर हिमोलाइटिक में स्प्लीनोमेगेली होता है और हिमोलाइटिक के केस में जो होता है नॉर्मल कलर होता है यूरिन का और हाई कलर्ड स्टूल होगा। जबकि हिपेटोसेलुलर या हिपेटिक जो केस होगा उसमें जो है येलो कलर यूरिन होगा जिसमें बिलीरुबिनेमिया के कारण होगा और वो टेंडर्ड होगा और इनलार्ज्ड होगा, लीवर जो है वो इनलार्ज्ड होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में जो होता है ग्रीनिश येलो और डार्क ओलिव कलर का आएगा टिंज अपीयरेंस जो है, और इसमें क्ले कलर्ड स्टूल होगा और ईचिंग प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। अब आगे की बात करें कि डायग्नोस्टिक कैसे हम डायग्नोस करेंगे, तो कैरोटिनेमिया जो है वो 3-4 यदि बात की जाए 3 केसेस में, जैसे न्यूनेटल इक्टेरस या फिर कोरवेसियर लॉ वगैरह क्या होता है। तो देखिए कैरोटिनेमिया मोस्टली जो होता है वो कैरेट ज़्यादा खा लेने से ना क्या होता है कि कैरोटीन का इंटेक ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण कैरोटिनेमिया होता है। तो ये इक्टेरस तो पॉजिटिव रहता है मगर फॉल्स दिखाता है कि इक्टेरस पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें कोई पैथोलॉजिकल केस नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल केस, क्योंकि ये कैरेट ज़्यादा खा लिया था, ठीक है। और ये कोरवेसियर लॉ जो है उसमें क्या है कि जॉन्डिस पेशेंट में जो है नॉन टेंडर होगा, गॉल ब्लैडर जो होता है नॉन टेंडर रहेगा और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो है मोस्टली जो है पैनक्रियाटिक कैंसर के केस में देखने को मिलेगा, ना कि गॉल स्टोन के केस में देखने को मिलेगा। एक न्यूनेटल इक्टेरस जो होता है वो क्या होगा कि इक्टेरस बच्चा में प्रेजेंट होगा
तो यदि बच्चा में 24 घंटा यदि बर्थ हुआ है और जस्ट प्रेजेंट है तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाएगा। और यदि 24 घंटा के बाद यदि प्रेजेंट हो, 2 से 3 दिनों के बाद प्रेजेंट यदि हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। और यदि 24 घंटे के अंदर यदि प्रेजेंट हो रहा है तो वो एक पैथोलॉजिकल केस है और वो सीरियस साइन है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग को उस चीज़ को टेकन केयर करना चाहिए बच्चे को। फिर साइनोसिस की बात करें तो साइनोसिस में क्या होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेस जो होता है हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाता है इन द कैपिलरी ब्लड में, इस कारण जो है साइनोसिस होता है। और साइनोसिस जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक सेंट्रल साइनोसिस होता है और एक पेरिफेरल साइनोसिस होता है। तो सेंट्रल साइनोसिस में क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है आर्टेरियल ब्लड का सेचुरेशन ड्यू टू द इम्पेयर्ड लंग ऑक्सीजनेशन और लेफ्ट कार्डियक स्टंट। समझे? इसमें क्या हो जाता है कि आर्टेरियल ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है, तो वो सेंट्रल साइनोसिस में होता है। जबकि पेरिफेरल साइनोसिस में क्या होता है कि आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है, आर्टेरियल ऑक्सीजन नॉर्मल होता है, मगर क्या होता है कि पेरिफेरल सर्कुलेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि और सब जो ऑक्सीजन है वो हमें टिश्यू से लेना पड़ता है। तो यदि हम सेंट्रल साइनोसिस की बात करें तो कौन कौन से केस में होता है, तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलता है, सीओपीडी में देखने को, सीवियर निमोनिया में देखने को मिलता है। जबकि पेरिफेरल साइनोसिस जो होता है वो मोस्टली जो है वो आपको शॉक में देखने को मिलेगा, हार्ट फेलियर में देखने को मिलेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर शॉक या फिर लोकल वेनस ऑब्स्ट्रक्शन डीबीटी वगैरह में देखने को मिलेगा। तीसरा, यदि बात की जाए कि स्पेशल क्लिनिकल टाइप्स जिसमें साइनोसिस जो है देखने को मिलेगा, तो एगो डिफरेंशियल साइनोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लू फिट हो जाता है एंड पिंक हैंड्स। ये मोस्टली जो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में देखने को मिलता है, पीडीए में देखने को मिलता है ये डिफरेंशियल साइनोसिस। जबकि इंटेरोजीनस साइनोसिस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो एबनॉर्मल पिगमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे कि सल्फा हीमोग्लोबिन और मिथेमोग्लोबिन ड्यू टू ड्रग्स लाइक फिनेसेटीन। ठीक है, एंटेरोजीनस साइनोसिस ये हुआ। एनीमिया में क्या होता है कि एनीमिया में जो है नॉट डिटेक्टेबल इन पेशेंट विथ सिम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टोटल ऑक्सीजन टू रीच द 5 ग्राम पर डेल थ्रेशोल्ड टू रिड्यूस। एनीमिया के जब वार्निंग आता है ना तो साइनोसिस उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन ऐसे ही रहता है। ठीक है, फिर डायग्नोस्टिक हैंडशेक टेस्ट, इसके लिए जो टेस्ट करते हैं साइनोसिस के लिए वो कौन सा टेस्ट है, तो हैंडशेक टेस्ट है। ठीक है, ये जो है इसमें क्या होता है कि जब सेंट्रल साइनोसिस होता है तो सेंट्रल साइनोसिस के केस में क्या होता है कि वार्म होता है हाथ, जबकि ये पेरिफेरल साइनोसिस रहेगा तो उसमें कोल्ड होगा हाथ। ये अंतर पड़ता है। क्यों होगा ऐसा कि सेंट्रल साइनोसिस में वार्म होगा हाथ, ऐसा क्यों होगा, और पेरिफेरल साइनोसिस में ऐसा क्यों होगा कि वो कोल्ड होगा? क्योंकि पेरिफेरल साइनोसिस में जो है ना वो ऑक्सीजन जो है पहुंच नहीं पा रहा है, उसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन तो नॉर्मल है मगर वो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए वो कोल्ड हाथ होगा। और जबकि इसमें जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल नहीं है, लो है, जिस कारण इसमें मतलब और सब जो है सप्लाई वगैरह जो है नॉर्मल है मगर ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल नहीं है, इस कारण उसमें वार्म होगा हाथ। क्लबिंग में हिपोक्रेट फिंगर, इसमें क्या होता है कि बल्बस स्वेलिंग हो जाता है टर्मिनल पार्ट ऑफ द फिंगर को या टो को। ठीक है, इस क्लबिंग के केस में क्या होता है कि बल्बस स्वेलिंग हो जाता है। ठीक, अभी तो उसे ही क्या बोलते हैं, क्लबिंग बोलते हैं। तो क्लबिंग को चेक करने के लिए तो हमारे पास टोटल 3 है, 3 वो है चीज़ करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, तो एक है आपका फ्लक्चुएशन टेस्ट, एक है सेमोर्थ साइन है और एक और है लोभी बॉन्ड एंगल्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब लोभी बॉन्ड एंगल्स यदि देखेंगे तो इसमें
नॉर्मल जो हमारा एंगल होता है किसके किसके बीच में, नेल और नेल बेड के बीच में, वो लेस देन 160 डिग्री होता है, ठीक है, या अप टू 160 डिग्री होता है। मगर क्या होता है कि जब उसको क्लबिंग होता है तो मोर देन 180 डिग्री जो है नेल बेड और नेल के बीच में वो आ जाता है, एंगल आ जाता है, तो वो लीवी बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक टेस्ट हुआ। दूसरा टेस्ट क्या है कि फ्लक्चुएशन टेस्ट। इसमें क्या करना होता है कि नेल बेड को जो है उसको जो है आप यदि वो करिएगा, मतलब दो हाथ से उसके नेल को पकड़िएगा दोनों तरफ से, तो थोड़ा सा आप देखिएगा कि स्पॉन्जी फील आएगा, मतलब ऊपर उठ जाएगा उसका वो नेल जो है एंगल बनाएगा ज़्यादा और ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा मूवमेंट उसमें देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ है। सोमोर्थ साइन यदि बात किया जाए तो सोमोर्थ साइन में नॉर्मली यदि दो उंगली, मतलब दोनों यदि राइट और लेफ्ट दोनों हाथ का यदि रिंग फिंगर यदि हम ले लें और उसमें दोनों को मिला दें तो उसमें एक डायमंड शेप बनेगा नॉर्मल केस में। मगर यदि उसको क्लबिंग है तो उसमें डायमंड शेप नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके कुछ ग्रेडिंग दिए हुए हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 है, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फिर कॉमन केस की इसके कौन कौन से केस हैं, तो रेस्पिरेटरी में ब्रोंकिएक्टेसिस है, लंग एब्सेस है, इम्पायमा है और ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा है। ये सब मोस्ट कॉमनली केस हैं जो रेस्पिरेटरी के हैं। फिर कार्डियक में जो है टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सिरोसिस है। इन सब चीज़ों का आप फोटो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्ट आपको MTR करना पड़ेगा, मुझे तो रटना है। फिर डायग्नोस्टिक लुक की बात करें तो कैसे आप पता करेंगे कि क्या है, जैसे पेनफुल क्लबिंग है तो वो ये बताएगा कि कार्सिनोमा है, वो ये बताएगा कि सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है और लंग एब्सेस है। मगर यदि एक ही तरफ क्लबिंग है, एक ही हाथ में क्लबिंग है और एक में नहीं है, तो उससे क्या होगा कि ये सब क्लेवियन एन्यूरेसिस और एपाइकल ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है। और यदि सूडो क्लबिंग है, यानी कि क्लबिंग रियल में नहीं मगर मिमिक कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि वो कंडीशन में स्क्लेरोडर्मा, एक्रोमिगेली और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में ऐसा देखने को मिलता है। और एक्यूट क्लबिंग जो होता है, इसका मतलब क्या हो कि क्लबिंग जो है 10 से 14 दिन के अंदर डेवलप हो जाता है, तो वो कौन कौन से केस में है, लंग एब्सेस और एम्पायमा के केस में, ठीक है। उसके बाद यदि हम लिम्फ एडिनोपैथी की बात करें तो इसमें क्या है कि लिम्फ एडिनोपैथी में क्या है कि लिम्फ नोड का जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो इनलार्ज हो जाता है, तो वही है लिम्फ एडिनोपैथी। इसमें क्या है कि ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है और जनरलाइज्ड भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एक ही साइड पे तो वो लोकलाइज्ड रहेगा और यदि पूरे में फैल गए तो वो जनरलाइज्ड हो जाएगा। यदि क्लिनिकल असेसमेंट यदि लिम्फ नोड का करना है तो वो डिपेंड करता है किन कौन चीज़ों पे, तो साइज पे डिपेंड करता है, कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, मैटिंग पे डिपेंड करता है, फिक्सिटी पे डिपेंड करता है और टेंडरनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे लिम्फ एडिनोपैथी डिपेंड करता है। यदि साइज की बात करें तो साइज में क्या होगा कि नोड जो लिम्फ नोड है वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर हो जाएगा तो वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा, जबकि इंग्वाइनल नोड की बात करें तो वो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर होगा तो वो पैथोलॉजिकल होगा। नॉर्मली जो है कोई भी नोड्स यदि कहीं का भी लिम्फ नोड ले लिया जाए तो उसमें 1 सेंटीमीटर का डायमीटर से ज़्यादा का है, ग्रेटर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पैथोलॉजिकल। मगर इंग्वाइनल लिम्फ नोड में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तभी होगा वो लिम्फ एडिनोपैथी उसमें देखने को मिलेगा। यदि कंसिस्टेंसी का बात करें तो वो सॉफ्ट और फ्लक्चुएंट यदि है तो वो कोल्ड एब्सेस या ट्यूबरक्लोसिस का केस है या पायोजेनिक एब्सेस का केस है, जबकि रबरी और इलास्टिक यदि है तो वो हॉजकिंस डिजीज का केस है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है कि यदि फॉर्म या सूटी है तो क्लासिक है, फिर सिफिलिस का केस है वो। और हार्ड या स्टोनी टाइप में आता है तो वो सेकेंडरी कार्सिनोमा या मेटास्टेटिक डिपॉजिट का केस वो दिख रहा है आपको।
इसी तरह टेंडरनेस भी देखना है, फिक्सिटी भी देखना है, ठीक है। की साइट एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो यदि सर्वाइकल नोड की बात करें तो सर्वाइकल नोड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ये मोस्टली जो है ओरल या स्कैल्प इन्फेक्शन यदि होता है तो सर्वाइकल नोड बढ़ता है, लिम्फोमा होता है तो सर्वाइकल नोड बनता है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या मेटास्टेसिस फ्रॉम द हेड नेक और थायराइड या लंग्स या स्टोमक कैंसर होता है तो सर्वाइकल नोड बढ़ता है। जबकि एक्सिलरी नोड जो होता है वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में बढ़ेगा, लिम्फोमा में बढ़ेगा और हैंड इन्फेक्शन के केस में एक्सिलरी नोड बढ़ता है। वर्चुअल नोड जो है वो मोस्टली जो है वो ये बताता है कि मैलिग्नेंसी कहाँ है, स्टोमक में है, टेस्टिस में, लंग्स में और ब्रेस्ट में, तो ये वर्चुअल नोड बढ़ेगा, ठीक है। फिर इंग्वाइनल नोड की बात करें तो इंग्वाइनल नोड जो है मोस्टली जो है वो सिफिलिस के केस में या मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ पेनिस और वल्वा के केस में बढ़ता है। फिर यदि एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो यदि सर्वाइकल की बात करें तो पाल्पेट करेंगे फ्रॉम बिहाइंड विद द पेशेंट नेक, पीछे हम खड़ा हो जाएंगे पेशेंट के और पीछे से हम लोग पाल्पेट करने की कोशिश करेंगे, रिलैक्स करेंगे मसल को और पाल्पेट करने की कोशिश करेंगे, यदि है तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सिलरी में क्या है कि मसल रिलैक्सेशन होगा और उसमें स्लाइडिंग अगेंस्ट चिल्ड बाय, फिर बाय मैनुअल पाल्पेशन करेंगे। ये कौन कौन से में करेंगे, माइलोहायोइड्स के केस में करेंगे। अच्छा ये बताइए मेजर जो पैथोलॉजिकल काउज हैं जहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे वो कौन से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो है उसमें क्या होगा, तो इवनिंग फीवर होगा, कफ होगा और लॉस ऑफ वेट होगा। और यदि इसकी बात करें कि लिम्फ नोड की तो मैटेड टाइप में होगा, नॉन टेंडर होगा और सॉलिड इनलार्जमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह सब आपको देख लेना है। फिर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन जो है मोस्टली जो है ल्यूकोसाइटोसिस और लिम्फोसाइटोसिस करते हैं और ईएसआर कराते हैं मोस्टली इसके केस में, मतलब जब भी लिम्फ नोड बढ़ा रहेगा तो। फिर इडीमा यदि हम देखें तो इडीमा में क्या है कि एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, एक्सेस फ्लूइड यदि इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट यदि बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि इडीमा होने लगता है। तो पैथोफिजियोलॉजी यदि बात करें कि इडीमा का, तो इसके 3 मेन कारण होते हैं कि यदि डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर हो गया या फिर इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया या फिर इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी हो गया या फिर